मुद्रा हमारे लिए बहुत लाभदायक है। मुद्रा से पूरे मानव समाज को लाभ पहुंचता है। अर्थशास्त्र की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व इत्यादि सभी का संबंध मुद्रा से है। अब हम मुद्रा की उपयोगिता या मुद्रा से होने वाले लाभ की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मुद्रा से उपभोक्ताओं को किस प्रकार लाभ पहुंचता है। उपभोक्ताओं को लाभ किस प्रकार पहुंचता है, इस बात को जानने से पहले हमें उपभोक्ता होते क्या हैं ये जानना ज़रूरी है। उपभोक्ता वह व्यक्ति हैं जो अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उपभोक्ताओं के लिए मुद्रा की क्या आवश्यकता है? तो हम जो भी वस्तुएं या सेवाएं डिमांड करते हैं या हम जिन भी वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करते हैं उसके लिए हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी ओर यदि हम मुद्रा को राष्ट्रीय आय के साथ कोरिलेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसी भी देश में यदि राष्ट्रीय आय ज़्यादा है यानी कि उस देश में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा है तो स्वाभाविक ही होगा कि वहाँ पर मांग भी ज़्यादा होगी, उस देश के निवासियों द्वारा डिमांड ज़्यादा की जाएगी। दूसरी तरफ यदि मुद्रा की मात्रा कम होगी या राष्ट्रीय आय कम होगी तो नेचुरली डिमांड भी कम होगी। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मुद्रा से उत्पादकों को क्या लाभ मिलता है। तो मुद्रा से उत्पादकों को मिलने वाले लाभ को जानने से पहले उत्पादक क्या हैं या किसे उत्पादक कहा जाता है यह जानेंगे। उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर्स, यह वह व्यक्ति होते हैं जो वास्तव में एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के उत्पादन के साधनों जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस इत्यादि की आवश्यकता होती है। और जब ये उत्पादन के साधन मिलते हैं तो उत्पादन कार्य संभव हो पाता है। और इन उत्पादन के साधनों को लेने के लिए या उत्पादन कार्य में लगाने के लिए एक प्रोड्यूसर या उत्पादक को लागत वहन करनी पड़ती है, अर्थात मजदूर को उसके कार्य के बदले मजदूरी देनी पड़ती है। यदि किसी व्यक्ति से उसने पूंजी उधार ली है तो उसके बदले उसे ब्याज देना पड़ता है। यदि किसी की ज़मीन पर उसने अपना वर्कशॉप लगाया है तो उसे उस ज़मीन के बदले में लगान देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर एक उत्पादक द्वारा उत्पादन के क्रम में जितनी भी लागत आती है उस लागत को वो किस चीज़ में एक्सप्रेस करेगा? मुद्रा में। दूसरी तरफ संभावित मूल्य, उत्पादन हो जाने के बाद उस वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है कि उस वस्तु का किस मूल्य में उस वस्तु को या किस कीमत पे उस वस्तु को बेचा जाए। तो वो कीमत जो है वस्तु की वो भी किस में हम एक्सप्रेस करते हैं? मुद्रा में। मुद्रा के द्वारा ही उस वस्तु का संभावित मूल्य निर्धारित होता है। अगला है लाभ की गणना। उत्पादकों का मुख्य उद्देश्य, जो उत्पादन कार्य करने का उद्देश्य है, जो प्राइम मोटिव है, वो होता है प्रॉफिट अर्न करना या लाभ कमाना। तो ये लाभ भी किस चीज़ में व्यक्त होता है? मुद्रा में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुद्रा उत्पादकों के लिए बहुत ही ज़्यादा या अत्यंत आवश्यक या लाभदायक होती है। तीसरा, मुद्रा और साख। मुद्रा का संबंध साख से क्या होता है? साख, जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि जैसे जैसे मुद्रा का विकास हुआ वैसे ही अभी जो वर्तमान में मुद्रा का जो नया रूप हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें चेक्स हैं, बैंकिंग सिस्टम्स हैं, आपका एटीएम कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सब चीज़ें आपकी साख से संबंधित हैं। और साख का सीधा सीधा संबंध बैंकिंग सिस्टम से है। पहले तो बैंक जब जन्म लिए या बैंक आए तो बैंक का जन्म क्यों हुआ? ताकि लोग अपनी छोटी छोटी बचतों को बैंक में जमा कर सकें और व्यापारी निवेश करने के उद्देश्य से बैंकों से ऋण ले सकें। तो मुद्रा जो है वो साख का भी आधार होती है। ठीक है, बैंक में लोग अपनी छोटी छोटी बचतों को जमा करते हैं और इसके साथ साथ वो बचतें जब बैंक में इकट्ठी होती हैं तो बैंक उन बचतों का इस्तेमाल निवेश करने के लिए अन्य उत्पादकों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराता है। अगला, मुद्रा और पूंजी की तरलता। मुद्रा और पूंजी की तरलता का आपस में क्या संबंध है, इसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पूंजी की तरलता या लिक्विडिटी या तरलता टर्म है क्या।
तरलता का अभिप्राय होता है कैश इन हैंड, यानी कि हमारे हाथ में जो नकदी है, यानी कि उस नकदी, क्योंकि हम जब भी ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले त्वरित या बहुत जल्दी ट्रांजैक्शन हम कैश के माध्यम से ही कर पाते हैं। यदि मान लीजिए हमारे पास किसी गांव में पुरानी कोई ज़मीन रखी है और हमें अचानक से पैसों की या कोई हमारे ऊपर कोई कैजुअलिटी आ जाती है, आकस्मिकता है, हमें अचानक ही पूंजी की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में हमें उस ज़मीन को पहले बेचना होगा, उसके लिए हमें ख़रीदार ढूंढना पड़ेगा। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। हो सकता है कि उस कार्य को करने में 1 महीना, 2 महीना, हो सकता है 6 महीना या साल भर भी लग जाए। ठीक है, तो ये आप तरलता का अभिप्राय होता है कि आप कितनी जल्दी अपनी आकस्मिकता को या आपकी जो ज़रूरत है उसे आप कितना जल्दी पूरा कर पाते हैं। तो ये जल्दी पूरा कर पाने की का जो उत्तरदायित्व है ये मुद्रा का होता है, यानी सबसे त्वरित, सबसे जल्दी जो ट्रांजैक्शंस हम कर पाते हैं वो हम मुद्रा के माध्यम से ही कर पाते हैं। अगला है मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता। मुद्रा की वजह से पूंजी में गतिशीलता आई है। गतिशीलता का तात्पर्य हुआ कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बात की कि ये भारत है, सपोज उसकी सीमा है, और भारत के अंदर पूंजी निर्बाध रूप से विश्व के अन्य क्षेत्रों से या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ रही है, और यहाँ के लोग भी बाहर के देशों में अपनी पूंजी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पूंजी निर्बाध रूप से अपने देश में आए और यहाँ से लोग पूंजी को दूसरे देश में इन्वेस्ट कर पाए, इसे हम पूंजी की गतिशीलता कहते हैं। और ये जो गतिशीलता आई है ये मुद्रा के विकास के बाद ही आ पाई है, क्योंकि पहले जो वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी उस संदर्भ में वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट था। आज भी अगर हम देखते हैं तो आयात निर्यात होते हैं बच्चों, ठीक है, उन आयात निर्यातों में वस्तुएं ही, भारत की वस्तु दूसरे देश में जाती है। ठीक है, लेकिन उसके बदले हमको ऐसा नहीं है कि हमने अगर कोई वस्तु विदेश में एक्सपोर्ट की है तो उसके बदले मुझे उस देश से कोई वस्तु ही इंपोर्ट करनी होगी या कोई वस्तु ही आयात करनी होगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। उसके बदले हमें मुद्रा मिलती है और उस मुद्रा का इस्तेमाल, उस विदेशी विनिमय का इस्तेमाल फिर हम अपने देश की प्रगति में फर्दर कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, ये ट्रांजैक्शंस जो होते थे वो वस्तु के बदले वस्तु में ही होते थे। तो मुद्रा ने इस समस्या को दूर किया। अगला है मुद्रा और पूंजी निर्माण। मुद्रा के द्वारा पूंजी निर्माण होता है। पूंजी निर्माण का तात्पर्य क्या हुआ कि जब भी कोई हम उत्पादन कार्य करते हैं तो उस उत्पादन कार्य को करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट या निवेश करना पड़ता है। तो ये निवेश पूंजी के रूप में होता है। इस निवेश में हम नए उपकरण, नई भूमि पर कोई वर्कशॉप लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूंजी निर्माण का हिस्सा होती हैं। और ये पूंजी निर्माण को जो गति मिली है या पूंजी निर्माण की दर में जो वृद्धि हुई है वो मुद्रा के माध्यम से ही हुई है। मुद्रा की मात्रा अगर किसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा होगी तो उतना ही इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि मुद्रा जो हमारे पास किसी भी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा होती है उस मुद्रा की मात्रा का वो भाग व्यक्ति उपभोग में खर्च करते हैं और उसका एक पोर्शन वो बचत के रूप में रखते हैं, और ये बचत वो बैंक्स में जमा करते हैं, और बैंक फिर इस मुद्रा का जो बचत के रूप में उसके पास है उस मुद्रा का उपयोग वो अन्य उत्पादकों को ऋण देने में करते हैं, और उत्पादक उन मुद्रा का या उस पूंजी का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण होता है। अगली बात है कि मुद्रा और आर्थिक प्रगति। मुद्रा का सीधा सीधा संबंध आर्थिक प्रगति से होता है। जिस देश में मुद्रा ज़्यादा होगी, आय ज़्यादा होगी, राष्ट्रीय आय अधिक होगी, वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। मुद्रा और सामाजिक कल्याण। मुद्रा का संबंध केवल आर्थिक प्रगति से ही नहीं होता है अपितु सामाजिक कल्याण से भी होता है। मुद्रा का संबंध समाज के हर तबके से जुड़ा होता है, और समाज के हर तबके का विकास हम मुद्रा के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो बच्चों, अभी हमने क्या क्या जाना कि मुद्रा के लाभ क्या हैं। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि समाज का, मानव समाज का कोई भी तबका ऐसा नहीं है जो मुद्रा से लाभान्वित नहीं होता है। तो बच्चों, इस तरह हमने देखा कि मुद्रा बहुत लाभदायक है और ये समाज के सभी व्यक्तियों को, सभी सेक्टर्स को लाभ देती है।